अब हम समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और आज ये घोषणा पत्र मैं अपने साथ लेकर आया हूं, जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। अखिलेश यादव की फोटो लगी है, ऊपर साइकिल बनी हुई है। इस मैनिफेस्टो को आप 3 पॉइंट्स में पहले समझिए कि इसमें है क्या। पहला, इस घोषणा पत्र में कुल 58 चुनावी वादे किए गए हैं, लेकिन इनमें एक भी वादा मुसलमानों के लिए नहीं है। दूसरा, यह घोषणा पत्र मुफ्त की रेवड़ियों से भरा पड़ा है और इसमें आटा से लेकर डाटा तक, पैसे से लेकर पेंशन तक बहुत कुछ लोगों को घर बैठे मुफ्त में देने का वादा किया है। आप घर पर रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, आटा भी मिलेगा, डाटा भी मिलेगा। तीसरा, यह घोषणा पत्र उस लच्छेदार भाषण की तरह है जिसमें बड़ी बड़ी बातें तो हैं, लेकिन उन्हें लागू कैसे किया जाएगा उसका रोड मैप नहीं है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे लेकर जाएगी, लेकिन कैसे आगे लेकर जाएगी यह कहीं नहीं लिखा। एक लाइन में इस पूरे मुद्दे को निपटा दिया। सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र को दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का घोषणा पत्र बताया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इसमें दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए तो काफी घोषणाएं हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी घोषणा इसमें नहीं की है। और यह बात काफी हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है और हम नहीं, आंकड़े कहते हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 65% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को मुसलमानों के 70% वोट मिले थे, यानी मुसलमानों की पहली पसंद है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, मुख्तार अंसारी के घर जाकर उसकी मौत पर दुख जताते हैं, वही अखिलेश यादव अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए एक भी वादा क्यों नहीं करते। इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हमने समाजवादी पार्टी के पिछले 2 चुनावों के घोषणा पत्र भी पढ़े, जिनमें हमें यह पता चला कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एकजुट किया है, तब से समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए कोई वादा नहीं करती। इसलिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कोई वादा नहीं किया था मुसलमानों के लिए, और यह बात शायद मुसलमान खुद भी नहीं जानते होंगे। वर्ष 2019 के घोषणा पत्र में उसने मुसलमानों के लिए कोई वादा नहीं किया था, यानी सिर्फ इस लोकसभा में नहीं, पिछले लोकसभा से पहले भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई वादा नहीं किया। हालांकि जब वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 72 सीटें जीत सकती है, तब समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि वो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी और आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद निर्दोष मुस्लिम युवकों को रिहा कराएगी। और यहां बात सिर्फ 2014 के घोषणा पत्र की नहीं है। 2014 से पहले 2009 में, 2004 में और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से कई बड़े बड़े वादे किए। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठाकर एकजुट किया है, तब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों में मुसलमानों के लिए कोई वादा नहीं करती और इस बार भी उसने यही किया है। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के 20% मुस्लिम वोटर्स को आज ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। ज्यादातर देखिए होता यह है कि वोटर्स घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आज हम हमारे देश के जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, जो उन्हें वोट डालते हैं, मुस्लिम वोटर्स, हम चाहते हैं कि वो ये जान लें कि इस घोषणा पत्र में उनके लिए एक भी घोषणा नहीं की गई है। इस जनता के मांग पत्र में रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अब आपको दिखाते हैं
कि इस घोषणा पत्र में आटा से लेकर डाटा तक और घर बैठे पैसे से लेकर पेंशन तक बहुत कुछ लोगों को मुफ्त में देने का वादा किया गया है। मुफ्त के वादों से भरा हुआ है। जैसे जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या जो भूमिहीन किसान हैं, उन्हें हर महीने घर बैठे 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सभी किसानों के लिए कर्ज माफी को लागू किया जाएगा। सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। मुफ्त राशन में अब गेहूं नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं की जगह पिसा हुआ आटा मिलेगा। तो ये एक नई सोच है अखिलेश यादव की कि गेहूं नहीं बल्कि अब आपको आटा दिया जाएगा। जिस परिवार के पास राशन कार्ड है उसे 500 रुपए तक का मोबाइल फोन का इंटरनेट डेटा मुफ्त में दिया जाएगा, यानी 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त। पूरे देश में युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने के लिए नई योजना लागू होगी। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन। असंगठित क्षेत्र के इन्हीं श्रमिकों को हर महीने 500 रुपए भी सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। मनरेगा योजना में मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया जाएगा और रेलवे और सरकारी बसों के किराए में भी वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को छूट दी जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो इस हिसाब से लोगों को उसकी सरकार में कुछ करने की, असल में कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और लोगों को घर बैठे आटा भी मिलेगा, डाटा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ घर बैठे मुफ्त में मिल जाएगा। यह घोषणा पत्र ऐसे वादों से भरा पड़ा है जो सिर्फ हवाई है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी का वादा है कि वो वर्ष 2029 तक देश में गरीबी को पूरी तरह से मिटा देगी। क्वेश्चन पेपर लीक में होने वाले भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी, यानी इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, खत्म कर देगी इसको। गंगा और यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बना देगी। लेकिन यह सब होगा कैसे, ये इस घोषणा पत्र में नहीं बताया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि इस घोषणा पत्र में शायद बहुत सारी बातें लिख तो दी गई हैं, लेकिन अखिलेश जी ने यह नहीं बताया कि उनके पास रोड मैप कौन सा है, उनके पास योजना क्या है और क्या रणनीति है कि वो ऐसा करेंगे। 5,000 रुपए अगर सबको देंगे घर बैठकर, 500 रुपए का डेटा अगर सबको देंगे मुफ्त में, तो ये पैसा आएगा कहां से। हालांकि इस घोषणा पत्र में मोदी सरकार की नीतियों के विरोध को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और इस संबंध में इस पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी फसलों पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। वर्ष 2025 तक देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वर्ष 2025 तक दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के खाली पड़े सभी सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी और लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून अगले 2 वर्षों में ही लागू कर दिया जाएगा। यह मोदी सरकार का वही कानून है जो 2029 के बाद लागू होना है, जो महिला आरक्षण का है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे 2026 तक ही लागू करने का वादा कर रही है और कह रही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जल्द से जल्द 33% होनी चाहिए। तो इसके एक दावे को तो हम आज ही चेक कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसी समाजवादी पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में जिन 40 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें सिर्फ 8 महिलाएं हैं। इनमें भी 1 महिला उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है और बाकी की जो 7 महिला उम्मीदवार हैं, उनमें 4 महिला उम्मीदवार बड़े राजनीतिक परिवारों से आती हैं, जिनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम भी है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी यह वादा कर रही है कि वो महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है। पार्टी ने आज ये अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये दरअसल पूरा झूठ का एक पुलिंदा है। ये जो हमारा समाज है उसको गुमराह करने के एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीति करती है और वो आप विजन डॉक्यूमेंट में अगर कोई पढ़ेगा तो उसे हंसी आएगी, जनता हंसेगी उस विजन डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स पढ़ के। तो इस घोषणा पत्र में कुछ अधिकार दिए गए हैं लोगों को, जैसे गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज होने का
अधिकार, इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। लेकिन ये होगा कैसे, ये नहीं पता। एक लाइन में लिख दिया कि 2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाएगा, बस। कैसे होगा ये नहीं पता। 2029 तक भूख से मुक्ति मिल जाएगी, कैसे होगा ये भी नहीं पता। बस एक एक लाइन में ये सारे ख्याल जो हैं वो सब डाल दिए गए हैं। अब आप ये देखिए कि जब विपक्षी दलों के घोषणा पत्र एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं, उनमें घोषणाएं अलग अलग हैं, आंकड़े अलग अलग हैं, तो फिर ये चुनावों में जीतने के बाद देश की सरकार कैसे चलाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि एक ही मुद्दे पर कांग्रेस कुछ कह रही है, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, डीएमके कुछ और कह रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ और कह रही है। तो जब सरकार बनेगी मान लीजिए इनकी, तो फिर किस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होगा। जैसे कांग्रेस का वादा है कि वो भूमिहीन किसानों को, भूमिहीनों को जमीन देगी, जबकि समाजवादी पार्टी का वादा है कि भूमिहीनों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन देगी। अब पेंशन दी जाएगी या जमीन दी जाएगी, यह कैसे तय होगा। कांग्रेस कहती है कि वो नीट की परीक्षा की समीक्षा करेगी, लेकिन डीएमके ने वादा किया है कि वो नीट की परीक्षा को खत्म ही कर देगी। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हर गरीब महिला को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देगी। कांग्रेस कहती है कि वो गरीब परिवार की एक महिला को जो हर महीने 8,333 रुपए देगी, और आम आदमी पार्टी कहती है कि वो हर महीने गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए देगी। तो आखिरकार अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा और किसकी बात मानी जाएगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी कहती है कि वो मनरेगा योजना में प्रतिदिन मजदूरों को बढ़ाकर 450 रुपए दे देगी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि वो इसे 400 रुपए ही करेगी। आम आदमी पार्टी देश में गरीबों को मुफ्त बिजली देने का वादा करती है पूरे देश में। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो सिर्फ बिजली देगी, मुफ्त बिजली का वो वादा नहीं करती। तो अब सिर्फ बिजली दी जाएगी या मुफ्त बिजली दी जाएगी। कांग्रेस कहती है कि वो देश भर में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना को लागू करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि वो देश भर में मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाएगी और सबको मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी, जिसमें कोई सीमा नहीं होगी। इसी तरह डीएमके ने वादा किया है कि वो सीएए कानून को समाप्त कर देगी, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सीएए पर कोई वादा नहीं किया गया है। और आज ही समाजवादी पार्टी ने यह वादा किया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को देश में फिर से लागू करेगी, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे को शामिल ही नहीं किया है। और यह इसलिए बहुत खास बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस के इसी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीता था, और तब इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, और शायद इसी वजह से कांग्रेस ने इस वादे को अब अपने घोषणा पत्र से हटा दिया है। लेकिन अब उसकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने पर इसे फिर से देश में लागू करने का वादा कर दिया है। इसलिए सोचिए, अगर ये विपक्षी दल चुनाव जीत भी गए तो फिर ये सरकार कैसे चलाएंगे और उस सरकार की नीति कैसे तय होगी। अब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का यह बयान सुनिए, जिन्होंने यह बताया है कि उनके घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा क्यों नहीं है। और पी चिदम्बरम का यह बयान आज अखिलेश यादव जी को भी ध्यान से देखना चाहिए। The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Now, a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy.